अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शायद हुसैन। उबैद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उबैद भट्टी साहब, 2 दिन से मैं खुद ज़ाती तौर पर बड़ा जज्बाती हो रहा हूँ और बस नहीं चल रहा। और इस वजह से मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया का, और मैं टीवी चैनल तो देख ही नहीं रहा। क्योंकि जिस चीज़ को भी आप देख रहे हैं, जिस सहाफ़ी को जो अपने आप को अलमबरदार समझते थे सहाफ़त के, मुल्क के, और एक हमारी जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल समझे जाते थे, सबसे ज़्यादा जो अंत और गंद मचाई है उन लोगों ने मचाई हुई है। ठीक है, सियासत में जो कुछ हुआ वो होता रहा है, वो होता रहेगा। मैं जो लोग एक आइन और कानून के पासदार थे, उनके लिए आपके क्या जज़्बात हैं और आप हमारे लोगों को क्या बताना चाहते हैं? वो ज़रा आप खुद अपनी ज़ुबानी में बताइएगा। देखिए शाहिद भाई, जैसे आपने कहा कि आप भी काफ़ी जज़्बाती हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का हर वो शहरी जिसका ये ख़्वाब है कि ये मुल्क ठीक हो, यहाँ पे वाक़ई ही आइन और कानून की हुक्मरानी हो, और इस मुल्क की अवाम के साथ जो पिछले 30-40 साल में ख़ास तौर पर ज़ुल्म हुआ है, और वो ज़ुल्म हर किसी को पता है किस सेंस में हुआ है कि 80% के करीब हम पाकिस्तान में नौजवान और मिडल क्लास लोग बनते हैं, लोअर मिडल क्लास लोग बनते हैं। हमारा वाली वारिस कौन था? कौन है हमारा वाली वारिस? डिग्रियाँ करके सड़कों पे फिरते हैं कि कहीं पे नौकरी मिल जाए, 20,000, 18,000, 15,000 रुपए की नौकरी, और दवाइयाँ लेने के लिए लोग भागते थे अस्पतालों में, कोई अच्छी इलाज मिल जाए। सरकारी इदारों में आप जाते हैं, आपको ज़लील किया जाता है, आपकी इज़्ज़त जो है उसको मजरूह किया जाता है, आपके साथ बदतमीज़ी की जाती है। आप पढ़े-लिखे हैं, आप नहीं हैं, आप कुछ नहीं हैं, आपकी एक ही गलती है, एक ही गुनाह है, आप किसी ताकतवर के घर में पैदा नहीं हुए। आपका बाप सियासतदान नहीं है, आपका बाप ब्यूरोक्रेट नहीं है, लैंडलॉर्ड नहीं है, तो ये आपकी गलती है, और इसी गलती की सज़ा इस कौम को पिछले 30-40 साल से मिल रही थी। जमहूरियत के नाम पे जो तमाशा लगा हुआ था, एक पार्टी, फिर दूसरी पार्टी और फिर कभी एस्टेब्लिशमेंट, तीनों ने मिल-जुल कर इस कौम को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया हुआ था। 2011 से पहले तक हम लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि कभी ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में चीज़ें चेंज हो। लोग कहते थे यार ऐसे ही चलना है, ये मुल्क ऐसा ही है। कि जब कभी फ़ौज आ जाएगी, कभी नवाज़ शरीफ आ जाएगा, कभी पीपल्स पार्टी आ जाएगी, और यही सब कुछ चल रहा था। और ये लोग एक-दूसरे को नोच खाते थे और अवाम को बेवकूफ़ बनाते थे कि जनाब ये बुरा है, वो कहता था ये बुरा है, ये चोर है, ये दूसरा चोर है, और हम लोग इसी में बँटे हुए थे। फिर 2011 के बाद पाकिस्तान के मंज़रनामे पे एक ऐसा शख़्स आया, उसने बताया हमारे साथ हो क्या रहा है, क्या ज़ुल्म किया जा रहा है तुम्हारे साथ, क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, वो जमहूरियत के नाम पर और आइन के नाम पर किया जा रहा है। उसके बाद हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वाक़ई फर्स्ट वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो दुनिया तरक्की कर रही है, वो किस तरह से जा रही है। वहाँ तो ऐसा नहीं है कि हुक्मरान और उनके जो सियासतदान हैं, वो अरबपति हैं, और उनकी वो औलाद जो कद्दू जैसी जिनकी शक्ल होती है, ग्रेड 4 के मुलाज़िम लगने के काबिल नहीं होते, वो अरबों रुपए के मालिक हैं। अरबों रुपए के उनके महल्लात हैं। उनका हर काम सेकंड्स में हो जाता है, वो अभी सोचते हैं तो चीज़ें उनके लिए हो जाती हैं। तो जो इस मुल्क में पढ़े-लिखे नौजवान, बहुत सारे हम जैसे कितने लोग हैं, हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? आखिर हमें भी ज़िंदगी गुज़ारनी है, हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी सोचना है। तो इसी सोच के तहत ये जो जमूर था सियासत के अंदर, जो 2 पार्टी सिस्टम था, वो जब टूटा, इस कौम को एक नई उम्मीद मिली इमरान खान की सूरत। हम सब लोग इस मुल्क की तब्दीली के लिए उसके पीछे खड़े हैं, वरना हमें क्या मफ़ाद है? या तो वो हमें पैसे दे रहा है, या कोई हमें कोई मालो-दौलत तक़सीम कर रहा है। वो बंदा तो चाय देने का किसी को रवादार नहीं है, चाय तक नहीं पिलाता वो किसी को। उस बंदे का ये रिकॉर्ड। अब बात की आपने दानिशवरों की, तो मैं कहता हूँ इस मुल्क की जो बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों में आधे से ज़्यादा हिस्सा इन दानिशवरों का। ये दानिशवर अगर इन चोर, लुटेरे, डकैत, फ्रॉडी लोगों को हमारे सामने ब्रांडिंग करके ना पेश करें, ये ना बताएँ कि ये जमहूरियत के इस्तारे हैं, इस मुल्क की बक़ा इन्हीं के ज़िम्मे है, ही लोग इस मुल्क को बचा सकते हैं, तो शायद अवाम की आज अख़लाक़ियात तबाह ना होती। तो इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा कि जो जितना बड़ा चोर है, उसके लिए ढोल, तमाशे और उसके बाद गले में हार डाले जाते हैं। और ये जनाब हमारे माशाअल्लाह दानिशवर हज़रात सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं कि नेल्सन मंडेला ने तकरीर करनी है, कौम महरूम ना रह जाए। ये लोग इस मुल्क की अख़लाक़ियात तबाह करने के असल ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि दानिशवर का काम ये होता है, मेरा और आप, हम तो छोटे लेवल के लोग हैं, ठीक है? मतलब जर्नलिज़्म में हमारा भी आखिर इतना कुछ है, हम इन लोगों को बड़ा करीब से जानते हैं। हमारी बेसिक ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम आवाम को बताएँ कि चोरी करना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है, आइन के नाम पे, कानून के नाम पे खिलवाड़ करना गलत बात है, कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे दुरुस्त हो रहा है। लेकिन ये दानिशवर जनाब, इन्होंने ग्रुप बंदी की हुई है, एक उनके साथ बैठे थे, एक उनके साथ। ये सब हमने देखा पहले, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में जियो जो था, वो बाकायदा कैम्पेन करता था पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पीपल्स पार्टी जो थी वो मीडिया पे पैसे नहीं लगाती थी, वो बंदे मरवा देती थी, अपना-अपना तरीका है सबका। जिस दिन से ये चोर इकट्ठे हुए हैं, जैसे इमरान खान ने कहा था, कि जब इन पे हाथ डलेगा ये इकट्ठे हो जाएँगे, और ये एक्चुअली एक ही हैं। हम लोग नहीं मानते थे कि यार ये एक हैं। अब पिछले 2.5 साल से ख़ास तौर पे सारी दुनिया देख रही है ये एक हैं, इनके मफ़ादात एक हैं, इनका एजेंडा एक है, चोरी बचाना।
एनआरओ लेना, लूटमार की है। भाई हम पे कानून कैसे लागू हो सकता है? लोगों को असल टेंशन ये है क्योंकि कभी देखा ही नहीं था, कभी किसी की जरूरत थी इनसे सवाल करने की कि जनाब ये जमीन, ये जायदाद, ये पैसा, ये सब कुछ कहाँ से आया? आप आसमान से उतरे? आपके बच्चों और अरबों बच्चे जो हैं, इनको क्या अल्लाह पाक ने लिख के भेजा था कि इनके ज़िम्मे हर चीज़ पैदा होते ही मुँह में सोने के चम्मच आ जाएँगे? जब इनसे सवाल हुआ, ये सब इकट्ठे हो गए और आज ये हमें इन दानश्वरों की मदद लेकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो कितने बेचारे भोले गरीब लोग जिनको 2 वक़्त की रोटी नहीं मिलती, आप उनसे जाके पूछें लाहौर के अंदर तो वो कहेगा कि नून लीग, और सिंध में आप जाके पूछें, भुट्टो ज़िंदा है। 40-50 साल पहले भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था, आज भी 50 साल बाद रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल सकता। तो ये लोग हमारे मुस्तकबिल के ज़िम्मेदार हैं। ये दानश्वर हमें ये बताता है कि इनको दोबारा मुंतखब करो, जो 40-50 साल में तबाही बर्बादी इन्होंने की है, यही इसको आके ठीक करे। उबैद भाई, हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर आते हैं हम। जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो आपको पता है कि सारी जमातों के मुकमका का नतीजा होता है, वो आए। अच्छा, खासतौर पर सिंध में ज़ाहिर है जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका ताल्लुक खास पीपल्स पार्टी से है। पंजाब में ज़ाहिर है वो नून लीग से थे। इस तरह पूरे मतलब मुल्क में जो इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं और खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो सारे सियासी लोग हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने अपने अच्छे टाइम पे इन्वेस्टमेंट की। मैं पहले भी कहता हूँ, आज वो बुरे टाइम पे उनके काम आ रहे हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, ये इलेक्शन कमीशन के साथ साथ एक ये है कि पीपल्स पार्टी को जो मिनी आरओ एनआरओ चाहती थी, मेरे जराये कहते हैं कि वो उनको कुछ मिल गया है यूसुफ रजा गिलानी की सूरत में। और उसके बाद नून लीग का 3 सूबों से सफाया हो गया है मुकम्मल तौर पर। उनकी नुमाइंदगी यहाँ सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, केपी में नहीं है, और मुका करके उन्होंने पंजाब से सीटें ले ली, 5 जो है। अच्छा, अब नून लीग फिर किस बुनियाद पर अपने आप को विनर कह रही है और विक्ट्री के निशान बना रहे हैं, और अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मरियम को कह रहे हैं, और पीपल्स पार्टी वाले अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल को कह रहे हैं। हालाँकि जो उम्र की शर्त है वो आपके सामने है। तो ये इलेक्शन कमीशन और जो 3-4 इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर आपका कमेंट चाहिए। देखिए बात पता है क्या है, इलेक्शन कमीशन इससे पहले भी बायस था, इस बात का तो हमें कोई शक नहीं था। 2013 का जिस तरह इलेक्शन हुआ, जो धांधली के सबूत हामिद मीर ने अपने शो में बैठ के दिखाए थे, मैं यूँ बैलेट पेपर दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पास बैलेट पेपर मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद हैं इस चीज़ की। अपने शो के अंदर कैंडिडेट्स को बुलाया, वो बैलेट पेपर के इतने-इतने धद्दे लेकर बैठे हुए थे कि जनाब ये देखिए ये बैलेट पेपर। क्या हुआ? 2014 में इमरान खान को धरना देना पड़ा। 126 दिन का धरना देने के बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना, उसके बाद फैसला आया। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? कभी कि जनाब ये ट्रेसेबल नहीं है, कभी इनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, कभी कुछ नहीं किया जा सकता। ये बात 200% कन्फर्म्ड है। 2013 का इलेक्शन बाकायदा इदारों की मिली-भगत के साथ रिगिंग करके नवाज़ शरीफ को तोहफ़े में दिया गया था। उस डील के तहत जो नवाज़ शरीफ की फ़ौज के साथ हुई थी, अशफाक परवेज़ कियानी के साथ, और पीपल्स पार्टी को वो जो उनके साथ मुकमका था, वो अपनी जगह चलता रहा कि जनाब पहले 5 साल आप लें, अगले 5 साल हमारे। इसी डील के तहत उनको हर इदारे ने एक पेज पर आकर उनको ये सब कुछ दिया, और वैसे भी 90 की दहाई से ये लोग बैठे हुए हैं बाकायदा गवर्नमेंट में। उससे पहले पंजाब में भी गवर्नमेंट रही है। तो जनाब इन्वेस्टमेंट होती है ना, शायद भाई देखें, कोई मुझ पर या आप पर एहसानात करेगा और बार-बार करेगा, बार-बार करेगा। हम भी कोई हया तो करेंगे ना आखिर फिर उसकी दफ़ा जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली यही वो मंज़र है जो हमने ईसीपी के ये सारे मामले में देखा। एनए 75 में तो भाग-भाग के प्रेस रिलीज़ जारी हो रही थी। वो माँगा ही नहीं जो उन्होंने, उनको वो दे दिया। 14 पोलिंग स्टेशन का मामला था, पूरे हल्के में रीपोल करवा दो। वीडियोज़ आई इलेक्शन के हवाले सेनेट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने स्टांस लिया वही वाला जो इन सबका था, नून लीग और पीपल्स पार्टी का। उनके हक में खड़े हो गए ना कि जनाब नहीं, नहीं सीक्रेट ही होगा। किसको फ़ायदा मिला? कोई भी दुनिया में जुर्म होता है, सबसे पहले देखा ये जाता है कि उसका बेनिफिट किसको मिलता है। सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है। तो इलेक्शन कमीशन की ये बात कि इलेक्शन सीक्रेट होंगे और उसके बाद कहा कि बारकोड नहीं लग सकता, नेक्स्ट में लगेगा, किसको फ़ायदा मिला? यूसुफ रज़ा गिलानी को। और दूसरी बात, ये यूसुफ रज़ा गिलानी वाली डील नहीं है। ये बेसिकली पैसे का कमाल है, वो जो आसिफ ज़रदारी सब पे भारी वाली बात है ना, अगर बात भारी होने की है ना, इमरान खान को मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इमरान खान असल में शायद बेवकूफ़ नहीं कहना चाहिए, बट मैं समझता हूँ, उस बंदे को ये पता है कि ये मुल्क हाई मॉरल ग्राउंड्स के लिए नहीं है। इस मुल्क में कोई फेयर नहीं खेलता, वो फेयर खेल रहा है, और जब फेयर खेलेगा और मुकाबले वाले ये करेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। इमरान खान चाहे सरकारी खजाने से, तो मेरा ख़्याल है पूरी पीपल्स पार्टी को खरीद ले, पूरी नून लीग को खरीद ले। पैसे की बात है ना, वो 50 करोड़ दे रहे हैं, अरब-अरब रुपया देके खरीद ले उनको। फिर कहाँ जाएगा आसिफ ज़रदारी और ये सारे, फिर रोएँगे बैठ के कि जनाब हमारे साथ ये हो गया। वो फेयर खेलना चाह रहा है, इन्होंने पैसे लगाकर गेम की है, इस्लामाबाद की सीट जीत गए।
पीपल्स पार्टी गेम कर रही है नून लीग के साथ, उनको अंदाजा भी नहीं है, वो इमरान खान के बॉक्स में पागल हुए पड़े हैं। वो तो इस्तीफे देने को कह रहे थे, जरदारी ने कहा था ना, वो कहा खिलाड़ी है कि इस्तीफे मत दो, हम आगे जाके गेम चेंज करेंगे, और वो हुई है। ये जो हमने सेनेट में देखा एक सीट के ऊपर, हालांकि इमरान खान को सीटों का फर्क नहीं पड़ा, सीटें उतनी ही है, लेकिन ये एक सियासी स्टंट था, वो उन्होंने खेल लिया। अब ये जो दो लोग आपस में जो एक दूसरे को, वजीर आजम की बात हो रही है कि वो कह रहे हैं बिलावल वजीर आजम, दूसरा कह रहे हैं मरियम वजीर आजम। ये लोग मौका परस्त अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, लालची लोग हैं, और ये लालची आपस में सिर्फ इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि वो जो सामने जो गोश्त था इनका, जो नोच नोच के खाते थे, अब वो किसी और के पास। तो इसलिए जब किसी और ने वो छीन लिया है, तो इसलिए ये इकट्ठे हो गए हैं, वरना आने वाले कल को दोबारा ये एक दूसरे के गले पड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, जब इलेक्शंस आएंगे, जब इमरान खान अगर उस तरह नहीं होता, अल्लाह ना करे, मैं तो कहता हूँ इमरान खान इस वक्त इस मुल्क की अशद जरूरत है। ये तीसरा बंदा इस मुल्क में घुसने का सोच भी नहीं सकता था, तो फिर तीसरा बंदा सियासत में आएगा। वो आया है, वो खड़ा है और डट के खड़ा है। उसके साथ ये जो कुछ हो रहा है, मैं वो बात नहीं करना चाहता, उसकी वजह ये है कि फिर बहुत सारों को बुरा लगता है, और उसके बाद जाती तौर पे भी उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। हमें सबको अच्छी तरह पता है कि इमरान खान आज अगर इस सिचुएशन में है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है, तो उसका जिम्मेदार कौन? वही जिसको नवाज शरीफ गालियां देते हैं। नवाज शरीफ उनको गालियां देते हैं कि इमरान खान को उन्होंने इलेक्शन चोरी करके दिया। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान से इलेक्शन उन्होंने चोरी किया, तो उसको सिंगल मेजोरिटी भी नहीं लेने दी, सादा मेजोरिटी, वरना उस शख्स की सादा मेजोरिटी बनती थी। उसको बाउंड किया गया कि लूली लगड़ी गवर्नमेंट बने, बैसाखियां ले, ताकि कल को हम इसको जिस तरह चाहें कान मरोड़े और वो चीजें करवा सकें। यही अच्छा तो उबैद वजह भाई, है। उबैद भाई, एक एक इसी से सवाल, मेरा सवाल और मेरे जाती सोर्सेज से, ये खबर वाली बात है, एक साफियाना वाली बात, हमदर्दी से हट के। कुछ लोग कहते हैं कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों के कहने के ऊपर सिंध से एक जो इत्तेहादी थी वफाक में, उन्होंने धोखा किया, सिंध में उनका तामुन बरकरार रहा। जो जो एक वो तयशुदा वोट थे, एक दूसरे को दिए, तामुन किया, इत्तेहाद के साथ दिए, और वहां पर खातून की रिशेस पर भी दिए। लेकिन गिलानी वाले मामले पर उन्होंने दूसरे लोगों की बात मानी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने वफाक के साथ धोखा किया, जिनका ताल्लुक, जो इत्तेहादी है, उनका ताल्लुक सिंध से और खासतौर पर कराची से। क्या इस बात को आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? देखिए शायद भाई, बात यह है कि अभी तक अंदाजे हैं। शक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों, ये लोग काबिल एतबार मैं हैं। सिर्फ मैं बावसूख जराए की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ आपसे। राय जो हैं, उन्होंने भी एक एस्टिमेशन होती है ना, हमारी तज्जिया होता है कि हमें लगता है कि यार इस तरह से कोई मामला, इस तरह इनको ऑफर्स की गई थी, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इनको जो ऑफर की गई थी कि आप गिलानी की सपोर्ट करें, बदले में हम सिंध से अपने 2 कैंडिडेट बिठा लेंगे। पीपल्स पार्टी ने ये कहा था ना, पीपल्स पार्टी ने वो कैंडिडेट बिठाए नहीं, तो 7 कैंडिडेट जीत के उल्टा, जहां 6 जीतने थे, 7वां उन्होंने 2 नंबरी की और वो जितवा लिया। मुमकिन है कि उन्होंने कोई पैसे की डील कर ली हो कि वो जो 7वां कैंडिडेट उनको मिल गया है, और वो जो पीर सदरुद्दीन शाह नहीं बन सके, मुमकिन है कि वो इस वजह से हुआ हो, वरना पीर सदरुद्दीन शाह की सीट तो कंफर्म थी। जितने इनके वोट थे, 65 के करीब इनके वोट बनते थे, अपोजिशन इत्तेहाद जो वहां का था। अब हो सकता है कि डील की हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो 2 नंबरी की है, बैलेट पेपर ट्रेसेबल नहीं बनाया, वो इसीलिए बनाया कि ताकि ये लोग बच सके। अगर वो होता ट्रेस करने के काबिल, तो इमरान खान आज इस तरह दर्द दिल के साथ तो बात ना कर रहे होते इलेक्शन कमीशन से। आज पता लग जाता कि जनाब किसने 2 नंबरी की है। वो चाहे एमक्यूएम थी, चाहे काफ लीग थी, और मुझे तो काफ लीग पे भी डाउट है। आपने देखा वो तारिक फजल जो थे, तारिक बशीर चीमा साहब, जिस तरह साथ खड़े दांड निकाल रहे हैं, और ये जिस तरह से पहले हफीज शेख के पीछे खड़े थे, वजीर आजम को जाके मिले, और ये जिस तरह, इन लोग नाकाबिले एतबार है। और इस जो सारी गेम है ना, इसका जिम्मेदार एक शख्स नहीं बल्कि एक इदारा है। माजरत के साथ, किसी को बुरा लगता है तो 100 दफा लगे। इमरान खान के साथ 2013 में किसी ने गेम की, तो इसी इदारे ने गेम की। इमरान खान अपोजिशन लीडर बड़ी आसानी से बन रहे थे, उनको रोका गया उनकी सीटों को कि अगर ये अपोजिशन लीडर बन गया तो ये तो नवाज शरीफ के लिए मसले खड़े कर देगा, और जो डील तय हुई थी उसमें काम खराब हो जाएगा। इसलिए पीपल्स पार्टी को ही अपोजिशन में लाया। फिर 2018 में उन्होंने सोचा कि ये बंदा आजमाया हुआ नहीं है, और ये इस सीट पे आ गया, तो कल को हमारे लिए कोई मसला खड़ा ना हो जाए। इसलिए इसकी हुकूमत को बैसाखियों का मोहताज करो, ताकि कल हम इसको टेस्ट करते रहें कि हमारे कहीं फवायद और जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। तो यही वो सारी गेम की गई है, जिसकी वजह से इमरान खान आज मजबूर है, जिसपे रऊफ क्लासरा अक्सर बुरा भला कहते हैं कि इमरान खान हाई मॉरल ग्राउंड्स की बातें करते थे। क्लासरा साहब को अंदाजा होना चाहिए कि जनाब हाई मॉरल ग्राउंड इंसान तब ले पाता है जब वो मजबूर ना हो। अल्लाह ना करे, मिसाल के तौर पर एक सरकारी अफसर है, बड़ा ईमानदार, तो उसकी औलाद, उसकी बीवी या उसकी फैमिली में से कोई बंदा माफिया वाले अगवा कर ले, क्या वो हाई मॉरल ग्राउंड्स मेंटेन कर पाता है? बिल्कुल भी नहीं।
ये हमने फिल्मों में देखा है ना, ये ऐसा होता है। इमरान खान के साथ भी यही गेम। अब आप सिंपली देखें, ये जो गेम हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी वाली, इमरान खान को अगर पता चल जाता है कि जी फलां बंदा है, इसने धोखा किया है, क्या उसको निकाल सकते हैं वो? क्योंकि उन्हीं के सर पे तो हुकूमत कायम है। यही अपोज़िशन, यही वो लोग हैं ना इत्तेहादी आपके, जो 19 वोट बनते हैं, 154 155 तो अपने वोट हैं इमरान खान के। ये इत्तेहादियों की वजह से ही तो इमरान खान को अक्सरियत मिली है बाकी अपोज़िशन के ऊपर, वरना 155 वोट तो उनके भी हैं। ये उधर चले जाए तो हुकूमत उनकी, ये इधर आ जाए तो हुकूमत इमरान की। अब इमरान उनको निकाल भी नहीं सकता। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होने वाला है, कि यही 2 नंबर लोग जिन्होंने 2 नंबरी की है, यही इत्तेहादी हैं, इधर इमरान खान के सामने कुछ हैं, उसके पीछे कुछ हैं, और इनको कौन इस्तेमाल कर सकता है? मेरा ख़्याल है इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत अच्छा नहीं है लोगों। उबैद भाई, असल में ये जो हम बात कर रहे हैं, जैसे वही वाली बात कि बार-बार हम ये इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये तकलीफ़ का बायस है आप सबके लिए, हमारे लिए, पूरी कौम के लिए। अच्छा कुछ लोग मैंने अच्छा आज वाक़ई ना टीवी देखा, खबरें बिल्कुल नहीं देखी और पीएम का तो खिताब बिल्कुल ही नहीं सुना मैंने। अच्छा कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा, उनकी राय ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, जिनका मुझे भी अफ़सोस है कि अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल ही बड़ी दुःख की बात है। वज़ीर-ए-आज़म उनको जो है वो एक चैलेंज दे रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो एहतिजाज का ऐलान कर रहे थे, ना कि अपोज़िशन के लिए। आप जो पीएम का खिताब है उस हवाले से, और फिर ये वाली बात को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बात पता है क्या है? इमरान खान ने ये जो बात की है, यकीन कीजिए वो सुनने के बाद एक तरह पाकिस्तानी होने के नाते मेरा दिल मतलब बड़ा तकलीफ़ में, और ये बहुत बड़ी ग्रेटनेस है इमरान खान की जो उसने ये कहा है, ये डूब के मर जाना चाहिए इन गद्दारों को, जिनको उसने कहा है कि अगर आपको मुझ पे एतबार नहीं है, मेरे सामने आके बात करो। इसीलिए कॉन्फिडेंस मोशन जो इसीलिए करवाया जा रहा है, अगर आपको मुझ पे एतबार नहीं, मेरे सामने आके करो। ये नहीं कि मेरी पीठ पीछे तुम मेरे खिलाफ हो जाओ और मेरे सामने मेरे साथ खड़े रहो, इससे तुम्हारी आखिरत भी तबाह हो रही है। मेरा ख़्याल है कि वो गैरतमंद हो ना, तो वो खुदकुशी कर ले, डूब के मर जाए। कितनी बड़ी बात वज़ीर-ए-आज़म ने कह दी। यहाँ होता नवाज़ शरीफ, यहाँ होता आसिफ अली ज़रदारी, वो ऐसे लोगों को निशान-ए-इबरत बना देता, जो गद्दारी करते हैं उसके साथ। ये तो इमरान खान की ग्रेटनेस है कि उसने ये बात की है कि उसने कहा मैं आपकी राय का एहतराम करूँगा, आपको मुझ पे एतबार नहीं है, साफ कह दें, मैं साइड पे हो जाऊँगा, अपोज़िशन में बैठ जाऊँगा। और उसने सिर्फ़ पैगाम इन गद्दारों को नहीं दिया, उसने पैगाम पीडीएम को भी दिया है कि जनाब आप मुझे हटाना चाहते हैं किसी भी तरह ताकि आप बच जाएँ। या मैं एनआरओ दे दूँ आपको इस इक़्तिदार के लिए, एनआरओ तो मैं नहीं दूँगा, क्योंकि मुझे कुर्सी अज़ीज़ नहीं। हाँ, मुझे वोट नहीं मिलता कॉन्फिडेंस का, मैं अपोज़िशन में जाके बैठ जाऊँगा, लेकिन फिर मैं आपको बताऊँगा कि सियासत क्या होती है, एहतजाज क्या होता है, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है इस मुल्क की लूटी हुई दौलत, उसके अलावा मुल्क के अंदर जो दोहरा कानून है कि अमीर के लिए और ताकतवर के लिए हो, गरीब और कमज़ोर के लिए हो, तो उसके लिए मैं काम करता रहूँगा और फिर अवाम में आपको निकाल के भी दिखाऊँगा। तो मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ी बात है अपोज़िशन के लिए, अपोज़िशन भी जानती है, मुक़्तदर हल्के भी जानते हैं कि इमरान खान अगर सड़कों पे आया, तो फिर ये भूल जाएँगे पीडीएम की तहरीकें, वो फलानी तहरीक और ये फलाना इनकलाब। यकीन कीजिए इमरान खान के पीछे इतना नौजवान निकलेगा, और शायद मुक़्तदर हल्के डरते भी इसी बात से हैं कि 2018 में अगर वो पौने 2 करोड़ वोट ले सकता है, जिसमें से मेजॉरिटी वोट नौजवानों का था, शायद भाई सोचिए 2.5 साल बाद कितने नौजवान ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड बन, अगर दोबारा इलेक्शन हो, यार टीनएजर्स को नहीं इन महँगाई और इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, टीनएजर जो हैं, वो इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनको हामिद मीर और इनके प्रोपेगेंडे से भी फ़र्क नहीं पड़ता। अपने मरियम नवाज़ के झूठ और बहतान लगाने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना बिलावल की रोज़ाना की वो जो बातें करता है, वो डेमोक्रेट वैसे बन के वो इस्तेमाल करता है, जो गली मोहल्ले में इस्तेमाल होते हैं, बकवास ना करो और भौंक रहे हो और इस तरह की बातें करता है। अवाम को फ़र्क नहीं पड़ता। और उबैद फिर भाई ये सब इमरान खान सादा मेजॉरिटी भी ले सकता है, 2 तिहाई अक्सरियत भी ले सकता है, और ये लोग इसी चीज़ से डरते हैं। उबैद भाई सीन ये है कि जिस तरह जो इमरान खान के एहतिजाज की बात करें कि अगर वो आया तो बहुत ज़्यादा एहतिजाज होगा और बहुत शिद्दत से एहतिजाज करेगा। अच्छा मेरे ज़रा ये भी कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी को यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट दी गई है, वो असल में पीडीएम ने जो लॉन्ग मार्च का और एहतिजाज का ऐलान किया था, उस एहतिजाज से अफ़रा-तफ़री से बचाने के लिए मुल्क को ये सारा कुछ किया गया है। नहीं समझता, ये बेसिकली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आसिफ ज़रदारी ने गेंद डाली है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिले हुए थे, बाकी सब मिले हुए थे। पैसा लगा है, पैसे की बेस पे लोग बिकते हैं, ज़मीर बिकता है इस मुल्क में। वो अमरीकी एक बड़ा मशहूर ज़माना वो स्टेटमेंट है ना कि पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। तो पैसे के लिए सब कुछ होगा। पैसे के लिए उन्होंने बेचा है, और ये कोई इस पे इतनी बड़ी बात नहीं है। 1 सीट उनको यहाँ से मिली है, 1 सीट केपीके से कम हुई, इमरान खान की उतनी ही सीटें।
ये बेसिकली एक सियासी स्टंट खेला गया है ताकि अवामी मंजरनामा थोड़ा-सा चेंज किया जा सके। वो जो उनको नुकसान हो गया था ना लाहौर जलसे के बाद से, और जो अवाम निकल ही नहीं रही थी। अब उन्होंने उसका काउंटर तो कहीं से करना था ना, तो वो काउंटर किया कि पैसा लगा के वो कर लिया। अगर ज़्यादा पैसे लग सकते, वो ज़्यादा बंदे खरीद लेते, कोशिश तो उन्होंने पूरी की होगी ना। मतलब एक सादा-सी बात है। कि पैसा लगा के उनका दिल होगा कि इमरान खान को रोके किसी तरह सेनेट के अंदर इसकी ज़्यादा सीटें ना बच जाएँ। और ये काम उन्होंने करना था, वो उन्होंने अपनी तरफ से किया है, सियासी स्टंट खेला है, अखलाकियात नाम की तो चीज़ कोई नहीं, आसिफ इसका जो बैकग्राउंड है यूसुफ रज़ा गिलानी का, यार इस तरह के शख्स के साथ इंसान बैठना गवारा ना करे। कि तीनों के चारों बेटे उसके, जो करप्शन में मुलविस हैं, घटिया किस्म के उसपे जराइम में मुलविस हैं, और खुद यूसुफ रज़ा गिलानी, जिस पे हार चोरी जैसा घटिया तरीन मामला है, जो खुद कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि जनाब ये ऐसी एक शर्मिंदगी की बात है कि मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता। तो ये जमहूरियत के मुहिम्मार हैं। ये जमहूरियत के इश्तिहारे हैं जनाब, जमहूरियत जीत गई, और इतने बेगैरत और बेशर्म हैं कि ट्विटर पे लिख रहा है उनका बेटा, इंशाअल्लाह जी, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए। यार कमाल नहीं हो गया? ये तो सूरत-ए-हाल है इखलाकियात की। ये दानश्वरों ने ये जो इस कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये हामिद मीर बैठ के रोज़ाना अपने मास्टर्स के मैं क्या तलबे चाटने के लिए जो कॉलम लिखता है, जैसे आज लिखा है। इतना बड़ा झूठा इंसान है, मैंने उसपे वीडियो भी लगाई है। मैं इसकी खुद वीडियो मौजूद है कि मैंने आसिफ ज़रदारी के खिलाफ आबदोज़ वाला स्कैंडल ब्रेक किया, मुझे इन्होंने नौकरी से निकलवा दिया। आज कॉलम लिख के झूठ बोल रहे हैं जनाब, कहते हैं कि अपोज़िशन ने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे बेनज़ीर ने नौकरी से निकलवाया, जो कि गलत था। यार हद होती है झूठ बोलने की, हद होती है बेगैरती की, बेहयाई की, बेशर्मी की। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ इन लोगों को? और ये लोग शायद आखिरत भूल चुके हैं, और अल्लाह पाक इनके साथ वो करेगा कि ये लोग याद रखेंगे इंशाअल्लाह। इनके साथ वो कुछ होगा ना कि बस सारी दुनिया देखे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं वाक़ई मैं इस मामले में दानिशवर वाले मामले पे तो बहुत ज़्यादा रंजीदा हूँ, और मैं अल्फ़ाज़ में आपको बयान नहीं कर पा रहा। अच्छा, आखिरी सवाल, आपका टाइम मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है। हफ़्ते के बाद यानी कि 2 रोज़ बाद क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आप वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं? ये देखिए बात पता क्या है? मुझे भी जहाँ तक लगता है कि ये जो मुनाफ़िकीन हैं ना जिन्होंने अभी 2 नंबरी की है सेनेट में, इनमें इतनी गैरत और हौसला नहीं है कि अब आप सामने आके भी कहें कि जनाब हम वो थे गद्दार, जिन्होंने पैसे के लिए, या वो कहा कि नहीं हुकूमती उस पे एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, तो हम वो थे, हमें आप पे एतमाद नहीं है, तो हम आपके साथ नहीं खड़े हो रहे। इनमें इतना जिगरा नहीं है। ये बुज़दिल लोग हैं, घटिया लोग हैं, लालची लोग हैं, और जो लालची होता है ना शाहिद भाई, वो बहुत बुज़दिल होता है, डरपोक होता है। जो इंसान असूल पे खड़ा होने वाला होता है, वो डट के खड़ा होता है, वो पीछे भी हो, चाहे सामने भी हो। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इमरान खान के सामने आके खड़े होके ये कहें कि जनाब हम आपके साथ नहीं खड़े, तो इमरान खान के साथ खड़े हो जाएँ। उसकी वजह ये है कि उन्हें पता है कि फिर वैसे तो शायद इज़्ज़त बची हुई है कुछ ना कुछ, क्योंकि चोरी तो हम करते हैं लेकिन थोड़ी छुप के। तो देखा ना आपने, रिश्वत देने का भी एक तरीका होता है कि पुलिस वाला जब रिश्वत लेता है ना, तो मुट्ठी को यूँ करके ऐसे करके पकड़ा जाता है। मतलब थोड़ी-सी हया, शर्म अभी भी थोड़ी-सी मौजूद होती है कि यार कोई देख लेगा तो क्या कहेगा मैं रिश्वत ले रहा हूँ। तो इसी तरह थोड़ी-सी हया इन बेशर्मों में भी मौजूद है। तो ये डरते हैं कि अवाम के सामने हमारा नाम ना आए, अवाम को पता ना लगे। क्योंकि उस दिन अगर सामने खुल के आएँगे तो फिर ऐसी मतलब बदनामी होगी, और मेरा ख़्याल है फिर ये अवाम इनको छोड़ेगी भी नहीं। तो इमरान खान जो है मुझे नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस मोशन जो उनके खिलाफ होने जा रहा है उसमें उनको कोई नुकसान हो। उन्होंने बहुत अच्छा पैंतरा खेला अपोज़िशन की तरफ से, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से पहले खुद ही ये जो फैसला किया है, ये बहुत बड़ी दलेरी की चीज़ है। मैं कहता हूँ खुदकुशी वाली हरकत है, लेकिन ये काम सिर्फ़ इमरान खान कर सकता है, ये किसी और शख्स में दलेरी मौजूद ही नहीं है पास। अवैध भाई, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। उम्मीद यही है कि अल्लाह बेहतर करेगा इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस सारे मामलात गुज़रेगा, के लिए। वक़्त गुज़रेगा। इससे पहले भी हमने बड़े-बड़े अप्स एंड डाउन देखे हैं, अब भी है, तो आने वाले वक़्त में इंशाअल्लाह मज़ीद चीज़ें बेहतर होंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अपना ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान